guys, welcome back to Kivdanti. In today's episode, we are going to read गुइलेमोट की पहाड़ी and this is written by Guy de Maupassant. गुइलेमोट की पहाड़ी पर आने वालों का मौसम है। अप्रैल से लेकर मई तक, इससे पहले कि पेरिस से बारिश की पहली बौछारें यहाँ आए, कोई भी देख सकता है एक छोटे से जलाशय के पास जो एट्रिएट के नाम से जाना जाता है में अचानक लंबे लंबे जूते तथा चुस्त हंटिंग कोट पहने खास बुजुर्गों को देखा जा सकता है। वे 4 या 5 रातें दुबेली में गुजारते हैं, 3 हफ्ते बाद इसी स्थान पर लौटते हैं और कुछ दिन गुजारने के बाद अपनी भलाई के लिए अपने स्थानों पर लौट जाते हैं। इस बसंत में वे फिर दिखे। ये गुइलेमोट में आने वाले आखिरी शिकारी हैं। वे संभवतः आज से 30-40 वर्ष पहले आने वाले शिकारी जो अनुमानत 20 सिरफिरे रहे थे की संतानें थी, पर अब वे थोड़े उत्साही खिलाड़ी थे। गुइलेमोट में वे अद्भुत पक्षी हैं जिनकी आदतें अजीब हैं। लगभग पूरे साल ये विशेष पक्षी न्यूफाउंडलैंड, सेंट पियरे व मिक्युलोन के द्वीपों के आसपास रहते हैं, परंतु अपने प्रजनन काल में अटलांटिक समुद्र पार करके इस प्रवासी पक्षियों का एक बड़ा समूह प्रतिवर्ष अपने अंडे देने तथा उन्हें सेने के लिए एट्रिया के पास गुइलेमोट की पहाड़ी पर एक अनिश्चित समय तथा खास स्थान पर आते हैं। वे इस निश्चित स्थान के अतिरिक्त कहीं और नहीं पाए जाते। उसी एक जगह निश्चित रूप से कम संख्या में आते हैं। उनका पड़ाव कम रहता है तथा अब भी हर वर्ष अपनी पुरानी जगह पर नागा किए बिना लौटते हैं। वे अवश्य वापस आते हैं। जैसे ही उनके बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, वे फिर साल भर के लिए अपनी स्थायी ठिकानों पर लौट जाते हैं। वे कभी कहीं और क्यों नहीं जाते? पेस द कैलिस से लेकर हाईवे तक लंबी फैली सफ़ेद पहाड़ियों में दूसरे स्थान पर क्यों नहीं जाते हैं? वह कौन सी शक्ति, अपराजय, आंतरिक अनुभूति, सदियों से चली आ रही परंपरा इन पक्षियों को उसी एक स्थान पर बार बार वापस लौटने की प्रेरणा देती है? इस स्थान के प्रथम प्रवास का क्या तरीका था, या कौन सी कशिश थी कि इन पक्षियों ने अभी तक इस पहाड़ी पर अपनी नज़रें गड़ा रखी हैं? क्या सबसे पहले यहाँ आए गुइलेमोट पक्षियों के बच्चे, नाती पोते बाद की और पीढ़ियाँ भी यहीं इसी निश्चित स्थान पर हर साल एक ही समय में वापस क्यों लौटते हैं? वे बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 100, शायद पक्षियों की प्रजाति में कोई एक खास परिवार ही वह परंपरा निभा रहा है जो प्रतिवर्ष एक तरफ से यह धार्मिक यात्रा पूरी करता है। हर बसंत में जैसे ही यह प्रवासी पक्षियों का समूह अपनी पहाड़ी पर आकर बैठता, वहीं शिकारियों का एक खास समूह उसी गांव में दोबारा दिखलाई पड़ने लगता है। शिकारी जब कम उम्र के नौजवान थे तब से इसी गांव में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वे गांव वालों से अच्छी तरह परिचित थे। आज वे बुजुर्ग और बूढ़े हो गए हैं, परंतु आज भी वे अपने तय स्थान पर एकत्रित होने के लिए पिछले 30-40 सालों से निष्ठावान व नियमित है। दुनिया की कोई ताकत, सांसारिकता की कोई वजह उन्हें अपने इस वायदे से हटने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। पिछले साल अप्रैल के महीने में कोई शाम रही होगी, गुइलेमोट ने आने वाले 3 ही शिकारी आए थे। उनमें से सिर्फ एक श्रीमान एमडी एर्नल्स अनुपस्थित थे। उन्होंने आपस में किसी को कोई पत्र नहीं लिखा था, कोई अग्रिम खबर नहीं थी, और वे भी अभी तक औरों की तरह स्वर्गीय भी नहीं हुए थे। सबको मालूम था। अंततः प्रतीक्षा करते करते पहले आए 3 शिकारी एक टेबल पर बैठ गए। रात का खाना लगभग पूरा हो गया था। तभी होटल के पोर्च में एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी तथा शीघ्रता से देर से आने वाले व्यक्ति ने होटल में प्रवेश किया। वे बहुत ताजगी तथा प्रफुल्लित मूड में थे। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में लड़ाते हुए अच्छी भूख और खुराक का उसने जी भर के खाना खाया। उनके एक साथी ने एक नए आए व्यक्ति को फ्रॉन्टनुमा कोट पहने देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। उस व्यक्ति ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ,
कपड़े बदलने का समय नहीं था। जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया वे तुरंत टेबल से उठ गए। प्रवासी पक्षियों को अचानक आश्चर्य में डालने के लिए अब यह अनिवार्य था कि वे बहुत सुबह जल्दी उठ जाएं, इसलिए सीधे अपने अपने कमरों में सोने चले गए। इस शिकार के खेल में भोर से शिकार के लिए निकलने के अभियान से अधिक रोचक कुछ नहीं हो सकता है। 3 बजे सुबह नाविक शिकारियों के कमरे में खिड़कियों के कांच में कंडक मार कर उनको जगा दिया करते थे। थोड़ी ही देर में वे सब तैयार होकर शिलंग वाले समुद्री किनारे पर पहुंच जाया करते। हालांकि उस समय भोर का हल्का प्रकाश दर्शनीय नहीं होता, तारे कुछ कम चमकीले दिखाई देते हैं। समुद्र किनारे पर खड़ी चट्टानों पर अपना सिर मारता रहता है। हवा इतनी ठंडी रहती है कि वे अपने मोटे गर्म कपड़े पहनने के बाद भी थोड़ी सिरहन महसूस करते हैं। जल्द ही आदमियों द्वारा समुद्र में धकियाई 2 नावें किनारों पर पड़े गोल पत्थरों की ठाक से खिसकती हुई समुद्र में उतर जाती है तथा पहले से चली आ रही लहरों के कारण थोड़ा डगमगाती है। भूरे रंग की सेल बोटों पर पालें फहरा दी जाती है। वे सेल बोटें थोड़ा लड़खड़ाती है, डोलती है, हिचकिचाती है, एक आध बार हिचकोले खाती है। नीचे से गोलाई हुई नावों की पतवारें पानी को चीरती है तथा नावें आगे बढ़ जाती हैं। अंधेरे में थोड़ी अस्पष्ट दिखाई देती हैं। धीरे धीरे आकाश साफ दिखने लगता है। अंधेरा मानो पिघल जाता है। समुद्र के किनारों की लंबी कतार साफ दिखाई देने लगती है, जो अभी तक कोहरे में लिपटी थी। यद्यपि सारे किनारों की सफ़ेद लकीर एक सीधी खींची दीवार सी नजर आती है। सबसे पहले वे सेल बॉन्टे माने पोर्ते नाम की एक बड़ी मेहराब के नीचे से गुजरती हैं। वे इतनी ऊंची हैं कि वह पूरा जहाज उसके नीचे से निकल जाता है। यह आर्च ला कार्टेने की आर्च से दुगनी ऊंची है। फिर वे एंटीफेर की पहाड़ियों से निकलकर एंटीफेर की खाड़ी को पार करते हैं। तभी अचानक उन्हें एक और अलग थलग समुद्री किनारा नजर आने लगता है, जिस पर हजारों सीगल बैठी रहती हैं। यही गुइलेमोट की पहाड़ी है। यह मात्र एक पहाड़ी की निकली हुई छोटी सी चोटी है। यह पहाड़ी की संकरी सतहों पर पक्षियों के सिर दिखाई देते हैं, जो अपनी ओर आती नावों को घूरते रहते हैं। वे वहाँ से निश्चल प्रतीक्षारत ही होते हैं। वे अभी उड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कुछ सबसे बाहरी सतह पर बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे अपने शरीर के पिछले हिस्सों के सहारे किसी बोतल की तरह सीधे सपाट खड़े हैं। उनके पैर इतने छोटे हैं कि जब वे चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे चक्के लगाकर फिसल रहे हैं, तथा चलते चलते जब वे अचानक उड़ना चाहते हैं तो दौड़ते दौड़ते एकदम से उड़ नहीं पाते। इस प्रयास में पत्थर की तरह धम से ज़मीन पर गिर जाते हैं। ठीक उन आदमियों के सिर पर जो नीचे खड़े उन पर ललचाई नज़रें टिकाए होते हैं। उन्हें अपनी कमज़ोरी का ज्ञान है, इसमें क्या खतरा हो सकता है, इसलिए वे अचानक उड़ने का फौरन फैसला भी नहीं कर पाते हैं। लकड़ी के हथौड़ों से ठोक ठोक कर आवाज़ करते हैं तथा डरे सहमे पक्षी एक एक करके उड़ते हैं। पहाड़ी की चोटी के सामने फैले खुले समुद्र के ऊपर से उड़ने के लिए अचानक उड़ते हैं, पंखों को फड़फड़ाते हैं, रास्ता पकड़ते हैं और निकल जाते हैं। इसके पहले कि वे उड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाएं, गोलियों की बौछार उन्हें धाराशाही कर पानी में पटक देती हैं। कोई घंटे भर तक बिना रुके इसी तरह इन पक्षियों का संहार किया जाता है। कई बार अपने घोंसलों में बैठी अंडों की सेना के अपने मातृत्व के कर्तव्य में व्यस्त मादा पक्षी घोंसला छोड़कर बाहर आने को तैयार नहीं होती। अचानक आए छर्रों की बौछार से उनकी सफ़ेद सीने लाल खून के धब्बों से तर हो जाती है और पूरी निष्ठा व कर्तव्य की भावना से अपने होने वाले बच्चों की सुरक्षा करते करते वे अपनी जगह पर ही दम तोड़ देती हैं। पहले दिन श्रीमान डी आर्नोल्ड्स ने अपने पूर्व के सामान्य उत्साह व उमंग से गोलियां चलाई, परंतु करीब 10 बजे जब तेज चमकदार तपता सूरज अपनी तेज किरणों
पहाड़ी की चोटी पर बिखेर रहा था और शिकारी अपने होटल से वापस लौट रहे थे तो यह महाशय कुछ थके और मायूस लग रहे थे। बीच बीच में अपने कुछ निजी ख्यालों व सोच में डूब जाया करते थे जो उनके सामान्य स्वभाव व व्यवहार के ठीक विपरीत था। जैसे ही उनकी नावें समुद्र के किनारे लगी और उन लोगों ने जमीन पर पांव रखे तभी काले रंग के कपड़े पहने एक नौकर जैसा आदमी उनके पास आया और धीरे से कान में कुछ कहा। महाशय डी आर्नोल्ड्स ने शायद कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त की, थोड़ा सा झिझके और फिर धीरे से उस नौकर को जवाब दिया, नहीं, कल। दूसरे दिन शिकार फिर शुरू हुआ। महाशय आर्नोल्ड से निशाना चूक रहा था। उनके हाथ से पक्षी बच रहे थे। हालांकि बहुत सारे पक्षी लगभग उनकी बंदूक की नाल के सामने से होकर उड़ रहे थे तथा उनके अन्य दोस्त आर्नोल्ड का मजाक उड़ा रहे थे। वे व्यंग्यात्मक लहजे में पूछ रहे थे कि क्या उन्हें इन पक्षियों से प्रेम हो गया है। अवश्य ही, जैसे कोई रहस्यमय दर्द उनके दिल को कचोट रहा था और अंततः उन्होंने उस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। हाँ, सच तो यह है कि मुझे सीधे वापस चले जाना चाहिए था और अब यहाँ आ जाने पर मुझे खुद अपने आप पर बेहद झुंझलाहट हो रही है। क्या आप वापस जा रहे हैं? आखिर क्यों? ओह, एक बेहद ज़रूरी काम है। मैं यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकता। उसके बाद वे सब अन्य विषयों पर बात करने लगे। जैसे ही होटल में दोपहर में इन लोगों का लंच खत्म हुआ, महाशय डी आर्नोल्ड्स का नौकर फिर आया। उन्होंने नौकर को आदेश दिया कि घोड़ा गाड़ी में घोड़े जुतवाए जाएं। ठेका मालिक का आदेश पाकर नौकर वहां से चलने को ही था, तभी बाकी 3 दोस्तों ने महाशय से इस प्रकार बीच में अचानक वापस लौटने का कारण पूछा और काफ़ी मिन्नतें कर रहे थे कि वह रुक जाएं। अंततः एक मित्र ने कहा, कुछ भी कहें, आपका चाहे जो काम हो वह किसी भी स्थिति में बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप वैसे भी 2 दिन रुक चुके हैं। चौथे व्यक्ति की सब बातें सुनकर आर्नोल्ड बेहद विचलित थे। उनके दिमाग में कर्तव्य और शौक, इन दोनों विचारों के बीच भारी संघर्ष चल रहा था। वे बुरी तरह दुखी और आहत भी थे। काफ़ी देर विचार करने के बाद वह थोड़ा हकलाते और झिझकते हुए धीरे से बोले, आप लोग देखेंगे, आपको मालूम नहीं होगा कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, मेरे दामाद भी मेरे साथ हैं। आपके दामाद? परंतु वो कहाँ हैं? इस सवाल पर अचानक वे भौचक्के हो गए और थोड़ा सकुचाते हुए बोले, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है? वह यहाँ अस्तबल में हैं, वह मृत हैं। यह सुनकर वहाँ आश्चर्य भरा सन्नाटा छा गया। अधिक आहत होते हुए कातर शब्दों में श्रीमान आर्नोल्ड बताते चले गए, यह मेरा दुर्भाग्य है कि हमने उन्हें खो दिया और मैं उनके निर्जीव शरीर को दफनाने अपने शहर ब्रिस्वेले ले जा रहा था कि बीच में ही अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आप लोगों से किए वायदे के अनुसार मिलने चला आया। आप सब इस तथ्य से सहमत होंगे कि मैं अब इतना सुनकर यहाँ अधिक रुक नहीं सकता। तब एक शिकारी ने, जो औरों की अपेक्षा अधिक साहसी और थोड़ा निर्भीक व स्पष्ट वक्ता था, हिम्मत करके बोला, अब चूंकि वे मृत हो ही चुके हैं तो ऐसी स्थिति में लगता है कि शायद वह आपके लिए 1 दिन और प्रतीक्षा कर सकते हैं, रुक सकते हैं। बाकी 2 दोस्तों ने भी तीसरे की बात स्वीकार कर ली। आप इस सत्य को नकार नहीं सकते। बाकी दोनों ने थोड़ा जोर लगाया। महाशय डी आर्नोल्ड को यह सब सुनकर बड़ी तसल्ली हुई, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो, परंतु वह अब भी दुविधा में थे। झिझकते हुए पूछा, क्या सचमुच ईमानदारी से आप लोग ऐसा ही सोचते हैं? तीनों ने एक आवाज़ में उत्तर दिया, मेरे प्यारे दोस्त, गोली मारिए सारी बातों को। ऐसी स्थिति में आपके दामाद का 1 या 2 दिन से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा। यह सुनकर बिल्कुल सहज होते हुए ससुर महोदय डी आर्नोल्ड कब्र खोदने वाले की ओर मुड़े और बोले, ठीक है, भले आदमी, यह काम अब कल नहीं परसों होगा। यह कहानी थी गुइलेमोट की पहाड़ी गाय दे मपासा के द्वारा।